अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। प्रीमियर लीग में रहा ये वीकेंड शानदार। मैनचेस्टर सिटी और न्यूकासल के दरमियान होने वाले मैच में मैनचेस्टर सिटी की 0 के मुकाबले में 1 गोल से फतह। मैनचेस्टर यूनाइटेड का हुआ इस सीजन का आगाज भी नाकामी के साथ। टॉटनहम के साथ खेले जाने वाले मैच में 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना। लिवरपूल और बॉर्नमथ के दरमियान खेले जाने वाले मैच में लिवरपूल ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से मैच में कामयाबी हासिल कर ली। चेल्सी के नए खिलाड़ी नया मैनेजर भी फतह दिलाने में नाकाम। अपने मैच में वेस्ट हैम के हाथों 1 गोल के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त का सामना। एस्टन विला और एवर्टन के दरमियान खेले जाने वाले मैच में एस्टन विला ने 4-0 से कामयाबी हासिल कर ली। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल मार्का। जी हां, स्पेन ने फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल और चैंपियंस का ताज अपने सर पर सजा लिया। इंग्लैंड को इंतहाई दिलचस्प मुकाबले में 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच में कामयाबी हासिल की। मेसी की अमेरिका में धूम। लीग की सबसे नाकाम टीम इंटर मियामी को लीग टाइटल जितवा दिया। किलियन एम्बापे का ट्रांसफर किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं, एक नया मोड़ आ गया। अब ये मोड़ कौन सा आया है, जानिए आज के प्रोग्राम में। सऊदी प्रो लीग के लिए एक और खुशखबरी। पुर्तगाली स्टार खिलाड़ी की अल नसर में शमूलियत की खबरें गर्दिश करने लगी। किलियन एम्बापे के बाद फ्रांस के एक और स्टार खिलाड़ी ने पीएसजी में जाने का फैसला कर लिया। मेसी न सही तो कोई और ही सही, अल अहली ने अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग स्टार को खरीदने की कोशिशें तेज कर दी। टॉटनहम की चेल्सी से स्टार खिलाड़ी को खरीदने की कोशिशें और भी तेज। ये सब कुछ तफसील से देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे प्रीमियर लीग में कुछ मैचेस की। जी हाँ, सबसे पहले जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो मैनचेस्टर सिटी और न्यूकासल के दरमियान बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था इस वीकेंड का और बहुत ज़्यादा नज़रें थी शायकीन की और पंडित्स की भी थी, क्योंकि ये वो मैच था जो टोन सेट कर सकता था। क्योंकि सिटी ने जो पिछले मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस दी है वो इतनी ज़बरदस्त या क्लिनिकल परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इस मैच में समहाउ उन्होंने जीता है ये मैच 0-1 से। न्यूकासल की यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही, ये सब इसके बारे में बात करेंगे हम आफरीदी से। यहाँ बहुत ही शानदार मैच आपने देखा। आफरीदी 0-1 से सिटी ने जीता है। कितनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी सिटी की और न्यूकासल की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस न्यूकासल की, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वैसे हाईलाइट्स में शायद इतने वो क्लिनिकल ना नज़र आए जितना पूरे मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, ख़ास करके सेकंड हाफ में जब उनको पता था कि अब 1-0 से हार रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बस एक जो चीज़ मिसिंग थी वो एक क्लिनिकल चांस प्रोड्यूस करना। वो एक तो वैसे हाईलाइट्स में नज़र भी आ गया, वो एग्जैक्ट उसी तरह का चांस जो सिटी को मिला था, जो एल्वेरेज ने फिनिश किया, उस तरह न्यूकासल को भी सेकंड हाफ में मिला, लेकिन वो उन्होंने बाहर मार दिया। लेकिन उसके अलावा भी जो चांसेस उन्होंने क्रिएट किए, फाइनल प्रोडक्ट जो था थोड़ा सा मिसिंग था। उसके अलावा बहुत अच्छा खेली है न्यूकासल, बहुत टफ टाइम दिया है, लेकिन पेप गार्डियोला ने एक बार फिर से दिखाया है कि क्यों वो एक चैंपियन मैनेजर है और उनको पता था कि इस न्यूकासल टीम ने उनके साथ क्या करना है और उसके लिए ही प्रिपेयर्ड किया था टीम को। जब डिफेंस में आते थे तो 5 मैन जो डिफेंस थी वो उसमें ग्रीलिश पीछे आके 5वां डिफेंडर बन जाते थे। और ओवरऑल न्यूकासल की फिलॉसफी क्या है, जिस तरह पेप गार्डियोला ने 2016 में मैनचेस्टर सिटी की कमान संभाली थी, तो तब मैनचेस्टर सिटी भी एक ओल्डर साइड थी। 27 एवरेज एज थी पूरी टीम की। पहले ग्रीनी की अंडर 4th फिनिश किया था, मतलब टाइटल भी नहीं जीते थे, और उसको उन्होंने फिर एक बेहतरीन टीम बनाया। इसी तरह जब एडी हाउ ने इस न्यूकासल को संभाला, उनकी कमान संभाली, तो न्यूकासल भी एक ओल्डर टीम थी और अराउंड 27-28 साल एवरेज एज थी। अब उन्होंने यंग प्लेयर्स रिक्रूट किए और लड़ाया है इस टीम को, और जिस तरह हर मैच में ये खेलती है, मैच अगर नहीं जीतती तो फैंस के दिल जरूर जीत लेती है। चलिए स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं इस मैच में कैसी परफॉर्मेंस थी दोनों टीम्स की तरफ से। आप देख रहे हैं 7 शॉट्स से न्यूकासल की तरफ से 14 थे, सिटी की तरफ से शॉट्स ऑन टारगेट 1 ही था न्यूकासल की तरफ से, और यही वो चांस था जो मिस हुआ दूसरे हाफ में। 4 थे सिटी के पास और अर्लिंग हालैंड को बहुत मिले थे, लेकिन उन्होंने ज़ाया किए मौके। इस पर भी हम जानेंगे आफरीदी से। पोजेशन आप देख रहे हैं 59% था सिटी के पास, 41% था न्यूकासल के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। कॉर्नर्स यहाँ पे 3 मिले हैं सिटी को, जबकि कोई भी नहीं मिला न्यूकासल को। अफरीदी, अर्लिंग हालैंड आज वैसे नज़र नहीं आ रहे थे। आगे पीछे तो देखा जाता है कि वो अधूरे पासेस को भी गोल में कन्वर्ट करते हैं। आज तो पूरे पासेस मिले थे और पूरे पासेस भी जो है अकेले थे, नहीं गोल कर पाए। बिल्कुल आउट ऑफ टच नज़र आया और उसी की वजह से आप देखें कि स्कोर भी सिर्फ 1-0 पे एंड हुआ। अब इस सीज़न में अगर बात की जाए 4 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें कम्युनिटी शील्ड के साथ आर्सेनल के साथ जो फाइनल था
उसमें भी अर्लिंग हालैंड की कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। सेविया के अगेंस्ट जो सुपर कप था उसमें भी इनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी, और इस मैच में भी जो था वो बहुत मिसिंग की है। सिर्फ एक जो सीजन ओपनर था पिछली वीकेंड उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। दरमियान में हमने ये भी देखा एक मैच में पेप गार्डियोला जो है वो ग्राउंड में जाके इनके साथ कुछ वो कर भी रहे थे, जो हमने अपने व्यूअर्स आर्ग्यूमेंट किया था कि वो बॉल ज़्यादा लूज कर रहे थे। तो वो आपको लगता है उन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, उनको अब कुछ बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीजन का आगाज़ है और आपका मेन स्ट्राइकर ही अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, और सिटी यूजुअली होता है कि वो स्लो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अर्लिंग हालैंड का अगर ट्रेजेक्ट्री इनकी पिछले सीजन की देखी जाए तो उन्होंने शुरुआत से ही सिर्फ पहले मैच में कम्युनिटी शील्ड में पिछले सीजन भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इजी चांसेस मिस किए थे और इस सीजन भी यही रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पेस पकड़ी, हर मैच में 2 गोल्स, हैट्रिक के ऊपर हैट्रिक्स करते जा रहे थे। चलिए वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग, शायद कंप्लेसेंसी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो जीत लिया है, शायद ये वजह हो। चलिए ये भी देखते हैं, सीजन का आगाज है, मे भी आगे, लेकिन न्यूकैसल बड़ी टीम बनकर सामने आई है लास्ट सीजन, और न्यूकैसल के बहुत बड़ा खतरा है बाकी टीम्स के लिए। और एल्वारेज जो है उन्होंने गोल किया 31वें मिनट में। और अब हम बात करेंगे जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो है फिल फॉर्डन। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी फिल फॉर्डन की, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अपनी टीम के लिए खेला है। पूरा जो वक्त था उसमें नज़र आए हैं ये फिल फॉर्डन, जो कि केविन डी ब्रुयने की जगह पे खेल रहे हैं। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इनके इस मैच में क्या स्टैट्स थे आपके सामने। 91% पास यहाँ पे एक्यूरेसी थी, टचेस 69 थे, पासिस जो कंप्लीट किए हैं वो 49 थे, की पासिस 7 थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 4 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थी, और पासिस इनटू फाइनल थर्ड 20 आउट ऑफ 21। अफरीदी कमी पूरी कर पाने में कामयाब हुए हैं केविन डी ब्रुयने की, क्योंकि ये एक ब्रेकिंग थी सिटी के लिए कि वो इंजर्ड हो गए थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मैनचेस्टर सिटी के लिए भी और फिल फॉर्डन के लिए। आप देखें कि इतना टैलेंटेड प्लेयर जो है आपके बेंच पे, ये किसी भी और टीम में होता दुनिया में तो इन्होंने स्टार्ट भी करना था, और हर सीजन इन्होंने जो है डबल फिगर्स में गोल्स की भी और असिस्ट की भी, वैसे तो मतलब बेंच से आके भी डबल फिगर्स में जा रहे हैं, लेकिन जिस लेवल के, जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश प्लेयर राइट नाउ, और जिस तरह इन्होंने बूट फिल किए हैं केविन डी ब्रुयने के, उसमें मतलब सिर्फ अब एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या वो इस कंसिस्टेंसी के साथ जिसके साथ डी ब्रुयने परफॉर्म कर रहे हैं उसी के साथ कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तो अब अगर आप इस मैच से अंदाज़ा लगा लें तो इन्होंने वो सारे बॉक्सेस टिके हैं जो केविन डी ब्रुयने करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और यहाँ पर नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो मैच हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम के दरमियान। और यूनाइटेड के फैंस के लिए जो है वो यहाँ पे बुरी खबर है, क्योंकि ये मैच जो है वो हार गई है यूनाइटेड। हम पहले भी बात कर रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है टॉटनहम के साथ इस वीकेंड पे, और टॉटनहम ने 2-0 से कामयाबी हासिल की है, और जिससे जाहिर भी हो रहा है कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टॉटनहम ने दी है। यूनाइटेड क्यों जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही, खिलाड़ी भी नहीं खरीद पा रही थी, और बाकी बहुत सारे इश्यूज थे, उस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, 2-0 से टॉटनहम ने ये मार्का सर कर लिया है। बहुत ही क्रूशल मैच था, टॉटनहम ने तो बड़ा अच्छा आगाज़ कर दिया है। ये यूनाइटेड को क्या हो गया अफरीदी? डिफेंस में भी गलतियां, पहला गोल भी जो है वो सार ने किया, पेपे मैटर सार जो है उन्होंने किया 49वें मिनट में, दूसरा मार्टिनेज की गलती की वजह से उनसे लग के हुआ, मतलब हालांकि वहाँ पे रोकना चाहिए थे उन्हें बॉल को, बहुत तेज़ शूट नहीं थी, और उसके अलावा भी चांसेस कुछ मिले, उनको भी अवेल नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। जैसे हम रिव्यू कर रहे थे मैच से पहले, प्रीव्यू कर रहे थे इस मैच का, तो हमने बताया था कि टॉटनहम के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम जो है वो एक बैलेंस और वेल ड्रिल टीम नहीं नज़र आ रही, और बहुत सारे मसले हैं इनकी टीम में, खास करके मिडफील्ड और डिफेंस की वाइज अगर बात की जाए। डिफेंसिव मिडफील्डर इनके पास बददुआ तो नहीं लगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, क्योंकि आपको याद है पिछले सीजन में भी ये इनके साथ इश्यूज चल रहे थे, और ब्रेंटफोर्ड से ये मैच अपना पहला हार गए थे, और उसके बाद यहाँ पर भी अब शुरुआत ही में ये इन्होंने किया है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको? मसले तो बहुत हैं। अब इसको आप सिर्फ अगर आप देखें सिर्फ ग्लेजर्स के ऊपर तो आप नहीं डाल सकते। अब साफ नज़र आ रहा है, अब मैनचेस्टर रॉय कीन जो है इनको काफ़ी अच्छी तरीके से इनके ऊपर जो है बैशिंग करते हैं, और बिल्कुल सही होती है उनकी बैशिंग, क्योंकि आप देखें कि इस मैच के बाद आपने जब इवन हाईलाइट्स भी हम देख रहे थे तो ब्रूनो फर्नांडिस के चांस पे आपने भी कहा कि इतना ईजी चांस, अब वो चांस जो है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही आप नहीं दे सकते कि वो क्यों मिस। ग्लेजर फैमिली का कोई कसूर तो नहीं है, ग्लेजर फैमिली की क्या गलती है? अब मैच के बाद उनको बजाय ये कहने के कि टीम कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आके कहना चाहिए था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर उधर मैं ये गोल कर लेता तो क्या कहा उन्होंने, हम हेड करते। तो उन्होंने कहा
कि मैं इंतज़ार करूंगा कि ये रेफरीज जो हैं वो अपोलोजाइज़ करे, क्योंकि इस मैच में जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि एक पेनल्टी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिलनी चाहिए, एक ऐसा कॉल था कि बाकी मैचेस में वो 50-50 होता है, यूजुअली मोस्टली अंपायर्स देते हैं, मोस्टली नहीं भी देते, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बनती थी। लेकिन उसको आप बहाना बना के अपनी परफॉर्मेंस को छुपा रहे हैं, वो एक गलत बात है। आपको पहले अपने परफॉर्मेंस के ऊपर आए कि मेरे से चीजें तो पिछले सीजन आर्सेनल के साथ कितना कुछ हुआ था, आप जानते हैं रेफरीज के कितने गलत डिसीजन से उनके लिए, फिर भी उन्होंने टॉप 2 पोजीशन पर ख़त्म किया था। और आप जो है वो, और खेल भी आप टॉटनहम अगर वैसे देखा जाए तो पेपर्स पे यूनाइटेड के मुकाबले में इतनी मजबूत टीम नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है और उन्होंने चुप करवा दिया है। लेकिन यूनाइटेड के फैंस अब देखते हैं क्या करते हैं। पिछली बार भी वो याद है आपको, स्टेडियम खाली कर दिए थे उन्होंने और धमकी दे दी थी ग्लेजर्स फैमिली के हवाले से। इस दफ़ा क्या करते हैं, और एरिक टेन हैग अब क्या मुलाकातें करेंगे सर एलेक्स फर्गसन से, होटल्स में जाकर और मशवरे लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं, पहले मैच के स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। मैच में आखिर दोनों टीम्स की तरफ से क्या परफॉर्मेंस दी गई है, ये आप देख रहे हैं। 22 शॉट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से थे, 17 टॉटनहम की तरफ से थे। शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे यूनाइटेड की तरफ से, जबकि 6 जो है वो टॉटनहम की तरफ से थे। पोजेशन आप देख रहे हैं 56% टॉटनहम के पास था, जबकि 44% यूनाइटेड के पास था। पास एक्यूरेसी भी आप देख रहे हैं। कॉर्नर्स दोनों टीम्स को 1 को 5 मिले हैं, टॉटनहम को 6 मिले हैं यूनाइटेड को। तो अगर स्टैट्स की बात करें तो खाने तो अच्छे फुल कर लिए हैं यूनाइटेड ने, लेकिन फील्ड पे खाने अच्छी तरह से फिल नहीं कर पाई। जी बिल्कुल। इसमें अगर मैं थोड़ा सा डीप डाउन एनालाइज करूं मैच को, तो जो इवन पहला गोल भी कंसीड किया था, दूसरा तो ऑन गोल था, उसमें भी आप 50-50 कॉल थी। गलती तो इतनी नहीं कह सकते मार्टिनेज की, लेकिन जो पहला गोल था उसमें अगर आप देखें तो लूक शॉ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी थी खिलाड़ी को। जो राइट पे खिलाड़ी थे वो बिल्कुल फ्री एरिया में थे, और पेपे मैटरसार ने जो रन मारा उसको किसी ने ट्रैक नहीं किया। हालांकि मेसन माउंट जो थे उनके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उनके साथ जाते। जब वो स्कोर भी कर रहे थे, फिनिश कर रहे, तो जो माउंट थे उसके साथ ही करीब खड़े थे। अभी तो बिल्कुल आप जिस तरह बता रहे हैं, अभी तो शायद 2 गोल्स और हो जाते जिस तरह की परफॉर्मेंस टॉटनहम की थी, और एक वो जो पोल को भी लगा था, एक ऑफ कोर्स यूनाइटेड का भी पोल को लगा था, लेकिन शुरू में ही जो है वो टॉटनहम का भी एक जो गोल था वो गोल पोस्ट को लगा था। उसके अलावा भी कुछ जगहों पर हमें डिफेंसिव एरर बहुत नज़र आए हैं। और एनीवेज यूनाइटेड का आगाज़ तो ऐसा हुआ है, लेकिन पेपे मैटरसार जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला है इस मैच में। बहुत ही शानदार कारकर्दगी इनकी रही है, जिन्होंने पहला गोल भी किया अपनी टीम के लिए। और इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं कि स्टैट्स में क्या इन्होंने अचीव किया है। ये आप देख रहे हैं 86% पास एक्यूरेसी थी, टचेस 46 थे, पासेस जो कंप्लीट किए वो 31 थे, ग्राउंड बॉल 1 3 आउट ऑफ 4, टैकल्स 1 2 आउट ऑफ 3, लॉन्ग बॉल्स जो कंप्लीट किए हैं वो 2 आउट ऑफ 2, की पासेस जो थे वो 1 था, और गोल 1 किया है। अफरीदी, क्विक वर्ड्स फॉर पेपे मैटरसार। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्होंने की है। अब देखें इस तरह के खिलाड़ी जो थे वो उनको जगह ही नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से इनको अभी पोस्टकोग्लू के अंडर जो है उन्होंने इनको चांस दिया है। अब एमरसन रॉयल की जगह पे आए थे जिन्होंने पिछले मैच में गोल भी किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, अब इनको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन के मसले भी अब पोस्टकोग्लू को आ सकते हैं, लेकिन ये वो मसले हैं जिसमें मैनेजर खुश होता है कि उनके पास एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सेनेगाल के लिए खेलते हैं, और सेनेगाल की इस वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। और यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, एक नज़र डालते हैं इन स्टार्ट्स पे, इन फिक्सचर्स पे जो हुए हैं इस वीक पे प्रीमियर लीग के गेम वीक 2 के। ये स्टार्ट्स आपके सामने आप देख रहे हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट शेफील्ड के दरमियान मैच, फुलहैम ब्रेंटफोर्ड के दरमियान मैच। पहला मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जीता, ब्रेंटफोर्ड ने भी अपना मैच जीत लिया 3-0 से, लिवरपूल ने 3-1 से जीता है, और ब्राइटन ने 4-1 से अपना मैच वुल्व्स के अगेंस्ट जीता है। और टॉटनहम यूनाइटेड का मैच जिस पर हम डिस्कस भी कर चुके हैं, यूनाइटेड हार गई है। सिटी और न्यूकैसल का मैच जो है वो सिटी ने जीता है। और इसके अलावा एस्टन विला एवर्टन 4-0 से एस्टन विला ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। वेस्ट हैम और चेल्सी का मैच 3-1 से चेल्सी हार गया। ये इस मैच में तो मैंने ज़रूर बात करनी है आफरीदी, ये मैंने ज़रूर बात करनी है। नए खिलाड़ी, नए मैनेजर, मिडफील्ड दुनिया की सबसे बेहतरीन, और पता नहीं क्या जो है वो कहा जा रहा था, मैच हार गए हैं व्यूवर्स। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आफरीदी, क्विक रिमार्क्स आपके लेना चाहूँगा। चेल्सी ने सब कुछ करके देख लिया, अभी भी पहला मैच वेस्ट हैम से हार गई है, कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं थी जिसके अगेंस्ट हम आज लिवरपूल के खिलाफ बराबर किया था, 3-1 से हारी है। तो
क्या फिर फायदा, क्या लगता है आपको, क्या वैसे करना लिवरपूल के अगेंस्ट जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया था, लग रहा था कि पोचेटिनो ने कुछ चेंज किया है, और जो इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस टीम पे, उसका पल मिलने वाला है टॉड बोहली को, लेकिन वो मिल गया शायद, वो पल जो है वो रिवर्स मिल गया है उनको। यहाँ तो अभी बहुत ज्यादा कच्चा, यहाँ बहुत ज्यादा पक गया हुआ है। पीटर ड्रूरी ने जैसे कमेंट्री में बहुत अच्छी तरीके से सम अप किया कि इनको अगर माइक्रोसॉफ्ट भी स्पॉन्सर कर लेना तो ये टीम कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी 1 बिलियन लगा के भी ये जो टीम है दुनिया के वेस्ट हैम के अगेंस्ट वीवर्स मैच हार गई है 1 बिलियन लगा के। जी आप बता रहे हैं सेडो जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मतलब ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी, उन्होंने इतना बुरा खेला इस मैच में। ये क्या चेल्सी के साथ लिवरपूल हंस रही होगी इसके ऊपर, क्योंकि लिवरपूल से चीना था उन्होंने। चलिए बिल्कुल, ये चेल्सी का फिर इसका मतलब है कोई मसला कोई और ही है, कोई बैकग्राउंड पे कोई इश्यूज हैं या कुछ और ही, कोई इनका भी कोई वो कर्ज चल रहा है शायद, जिसकी वजह से ये नहीं जीत पा रहे। एनीवेज नेक्स्ट मैचेस में भी देखेंगे कि, लेकिन ये खतरा है बहुत, ये मैच हारे हैं जो चेल्सी। नेक्स्ट अब जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट मैच दिस वीकेंड, ये हुआ है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। जी हाँ, इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान, स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान, अगर ऐसा कहा जाए गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पेन जो है वो अफरीदी की फेवरेट टीम थी, इंग्लैंड मेरी थी, और ये फाइनल जो है वो स्पेन ने जीत लिया है। इस बार चैंपियन का ताज जो है वो अपने सर पर सजा लिया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इंग्लैंड और स्पेन के मैच की। क्या इसमें जो है वो परफॉर्मेंस थी, बहुत ही क्रूशल और बहुत ही कांटेदार मैच था। 1-0 से जो है वो स्पेन ने अपने नाम किया है। जी हाँ, 1-0 से जीता स्पेन ने इस फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को। अफरीदी बहुत ही करीब थी, इंग्लैंड भी, और बहुत अच्छा खेली है इंग्लैंड भी। किस तरह से देखते हैं आप इस वर्ल्ड कप के थ्रिलिंग मैच? डिजर्विंग टीम एट द एंड ऑफ द डे जीत गई है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस स्पेन की ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। मेरा लगता है जितने परसेंटेज आपने दी थी उतनी परसेंटेज से जीते हैं आपने। 55-45 दिए थे तो 1-0 से ही जीते हैं ये। जी बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो पिछले 2-3 साल से बहुत ही कंपेटिटिव फुटबॉल खेल रही है, और ये दूसरा कंपेटिटिव मैच था सरीना वैगमैन के अंडर जो इंग्लैंड ने हारा है। तो आप देखेंगे सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल्स ही हार रही है। यूरो कप का फाइनल भी जीती थी अभी रिसेंटली, फाइनलिस्ट से में अभी जीती थी। लेकिन स्पेन, क्योंकि आप देखें कि इंग्लैंड की तो फिर भी ओवरऑल हिस्ट्री में एक टीम थी फुटबॉल वुमेन्स में, स्पेन की कोई टीम नहीं थी इस टूर्नामेंट से पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये इसको फिल करना बहुत मुश्किल है। ये शायद मेंस हिस्ट्री में भी ऐसा ना हो, एक ही टीम जो है वो अंडर 17 भी जीती है और 20 में भी, और फिर सीनियर्स का भी जो है वो जो मेन ख्वाब होता है उसको भी पूरा किया है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट। जी हाँ, क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, क्या खबरें हैं। सबसे पहली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और यह है किलियन एम्बाप्पे। अफरीदी इनकी तो एक हॉलीवुड फिल्म की तरह स्टोरी हो गई है, कभी कुछ होता है और अभी जो है वो दोबारा से रियल मैड्रिड विल नॉट वेट अंटिल नेक्स्ट समर फॉर किलियन एम्बाप्पे। द स्पेनिश क्लब will make an offer of 120 million in the very last hour of this transfer window. The plan has been in the works for weeks internally. अब ये क्या कहानी है, मतलब एक तरफ नहीं लिया जा रहा जी, वो रह रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो अगले साल जाएंगे, वो फ्री में जाएंगे, नहीं हम अभी लेंगे। फिर नासिर अल खलीफी के बयान, फिर इनकी प्राइवेट मुलाकात, उसमें फिर इनकी आपस में जो बहस हुई वो भी हम अपने व्यूवर्स को बता चुके हैं। अब ये क्या कहानी है? असल में रियल मैड्रिड भी नहीं चाहती कि उनके लिए फिर बाद में इशू बने, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड क्या इशू बन सकता है? अभी नहीं खरीदा, तो अगर नासिर अल खलीफी के साथ इनकी बात हुई है किलियन एम्बाप्पे की, तो अब फ्री में तो जाने वाले नहीं है ना। अगर उन्होंने टीम में वापस डाल दिया है और इस वीकेंड उनका मैच भी हुआ है, तो अब बात तो यही हुई होगी, बाद में डिस्क्लोज होगी कि आप बेशक अभी चले जाएं रियल मैड्रिड और उनको कहें कि आपके लिए सबमिट करवा दें, ट्रांसफ़र फ़ी हमें दे दें और आप जाएं अभी। अगर आप अभी रियल मैड्रिड नहीं करती तो आप फिर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें और उसमें हम क्लॉज लिख देंगे कि आप अगले साल जाएंगे और रियल मैड्रिड ही जाएंगे, और एक फ़िक्स्ड फ़ी जो है उसका तयन हो जाएगा, जिसमें रियल मैड्रिड को वो फी देनी पड़ेगी। फ्री नहीं जाएंगे आप? हाँ, फ्री नहीं जाएंगे। तो रियल मैड्रिड ने कहा कि अगले सीजन ट्रांसफर फी दे या इस सीजन दे, इससे बेहतर है इसी सीजन खरीद ले। वेट तो इसी चीज का हो रहा था कि अगले सीजन फ्री में आएंगे। और वैसे लेकिन 120 मिलियन आपको नहीं लगता कम है? ये तो रिपोर्ट के मुताबिक है कि इनिशियल बिड जो है वो ये होगा। अब इनिशियल बिड तो जरूरी नहीं है हमेशा इनिशियल 200 गए थे नासिर अल खलीफी ने, 200 मिलियन। मुझे लगता है 190 सऊदी प्रो लीग दे रहा था। 170 180 तक तो आराम से मान जाएंगे, 180 तो कंफर्म मान जाएंगे। अब देखते हैं कि कितना ड्रैग कर सकते हैं। रियल मैड्रिड ना होने से तो एटलीस्ट ये भी बेहतर है ना।
चलिए, और रियल मैड्रिड यहाँ तक पहुँचती है या नहीं, या मुझे लगता है रियल मैड्रिड 150 की ब्रैकेट बना के बैठी हुई है कि यहाँ तक इनको खींच के लाएंगे। एनीवेज लेट्स सी क्या होता है किलियन एम्बापे का फ्यूचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है ओटावियो टू अल नसर। हियर वी गो, वर्बल एग्रीमेंट्स रीच्ड ऑन 16 मिलियन रिलीज क्लॉज फॉर वैल्यू। जी हाँ फ्रीदी, ओटावियो की इस खबर को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बड़ी खबर है अल नसर के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। आप देखें, इन्होंने दोनों विंग्स जो हैं वो कवर कर लिए। एक पे माने खेलेंगे, एक पे ओटावियो खेलेंगे, और डिफेंसिव मिडफील्डर ब्रोजोविच है इनके पास। तो एक बहुत ही अच्छा मिडफील्ड इनका बन गया अटैक में। वैसे भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इनके पास। अब जो अगर एक चीज़ जो है इनको, अब जैसे हमने बताया था मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर लपोर्ट भी खरीद रहे हैं, एमरिक लपोर्ट, तो उससे एक डिफेंसिव कवर अप भी इनको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी टीम बनने जा रही है अल नसर की। अगर मैं पर्सनल प्रेफरेंस पे मैं देखूंगा कि एटलीस्ट एक और डिफेंडर और खरीद ले तो इनकी फिर टीम मजबूत और भी हो जाएगी। लेकिन अटैकिंग वाइज तो ये टीम बहुत अच्छी होगी है, सॉलिड होगी है। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी खबर है? जी हाँ, नेक्स्ट टॉटनहम हैव हेल्ड एक्सप्लोरेटरी टॉक्स विद चेल्सी ओवर अ पॉसिबल मूव फॉर लुकाकू अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। जी अफरीदी, लुकाकू भी अभी तक लटके हुए हैं। जी बिल्कुल, और चेल्सी के साथ भी एक तरह से नहीं है, और किसी और क्लब में भी अभी तक इनका फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्योंकि चेल्सी ने अगर स्पेंड किए हैं तो उन्होंने रिकवर भी बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। इन्होंने जो भी प्लेयर्स बेचे हैं, मतलब वो इनके वैसे भी प्लान्स का ये हिस्सा भी नहीं थे, और एक यूजलेस खिलाड़ियों के ऊपर इनके बकौल काफ़ी अच्छा कैश इन्होंने इंजेक्ट किया है अपनी टीम में। खास करके सऊदी प्रो लीग से काफ़ी अच्छे पैसे इनको मिल गए हैं। तो अब लुकाकू के ऊपर भी, क्योंकि इन्होंने तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन स्पेंड किए थे लुकाकू के ऊपर इंटर मिलान से खरीदने के लिए। तो अब वो चाहते हैं कि 20-25 मिलियन तो ना मिले ना, एटलीस्ट अराउंड कोई 40-50 मिलियन तो मिल जाएं, जो काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन अब देखना पड़ेगा। लुकाकू की अपनी पर्सनल एग्रीमेंट्स तो यूवेंटस के साथ हो चुकी है। अब टॉटनहम, क्योंकि उन्होंने हैरी केन को 100 मिलियन में बेचा है, तो उनको एक स्ट्राइकर चाहिए। तो अब चेल्सी को ये भी पता है कि उनके पास पैसे तो 100 मिलियन पड़े हुए हैं, तो मतलब कम प्राइस में तो नहीं मिलने वाला है इनको कोई भी अब प्लेयर। चलिए लेट्स सी लुकाकू का फ्यूचर क्या होता है। आगे हमारे पास क्या है जी, अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी ज़बरदस्त है, और वो है अंडरस्टैंड अल अहली हैव ओपन टॉक्स टू साइन रोड्रिगो डी पॉल। he is the main target after Piotr deal collapse। अच्छा, ये जो है ना बॉडीगार्ड है लियोनेल मेसी के, इनको कहा भी जाता है और वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिले अफरीदी। सऊदी प्रो लीग इनको ऑफर कर रहा है। जी बिल्कुल, एथलेटिको मैड्रिड से प्लेयर खरीदना बहुत मुश्किल होता है, और एटलीस्ट कम पैसों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, और ये तो है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब ज़ियलिंस्की जो हैं वो मतलब सीरिया के प्लेयर थे, और काफ़ी अच्छा सीज़न उनका गया है नेपोली के साथ। तो अब उनके साथ डील नहीं हो पाई, तो उनकी अल्टरनेटिव में फिर डिपॉल के पास ये अभी गए हैं। तो अब देखते हैं। आपको लगता है चले जाएंगे डिपॉल? क्योंकि डिपॉल तो चले जाएंगे, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड को जो ट्रांसफर फी है वो अदा करनी पड़ेगी। इनको इजीली नहीं मिलना ये प्लेयर। मोस्टली जो है कोशिश यही है सऊदी प्रो लीग की कि वो प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे दें और ट्रांसफर फी में थोड़ा से कम पैसे दें। लेकिन ये ना हो जाए ना इनके साथ भी, जैसे हकीम जियाज के साथ हुआ था कि आप पहले बहुत ज़्यादा ऑफर कर दें और ले आएँ, और उसके बाद फिर मेडिकल में प्रॉब्लम निकाल के कहें कि हम तो नहीं आपको रख सकते, आप सैलरी कम करें। एनीवेज ये भी एक टैग अब लग चुका है सऊदी प्रो लीग में कुछ टीम्स पे। ये मतलब इसको भी देखना होगा खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी तो फिर देखते हैं ये चीज़ें। एनीवेज देखते हैं डिपॉल हमें नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आपको जो खबर हम दे रहे हैं वो PSG की है। PSG विल ऑफर 17 मिलियन बोनसेस टू फ्रैंकफर्ट फॉर रंडल कोलोमुआनी। जी अफरीदी, PSG एक स्टार स्ट्राइकर खरीदने में कामयाब हो ही गया फिर। अब देखना पड़ेगा। अब मुझे पर्सनली डाउट्स हैं कि प्लेयर तो आउटस्टैंडिंग है, इन्होंने दिखाया है आउटस्टैंडिंग फ्रैंकफर्ट के साथ इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले सीज़न भी। और अभी देखना पड़ेगा कि ये PSG में किस तरह खेलते हैं और किस तरह अपना जो है नंबर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने रियल मैड्रिड से उसको भी खरीदा है असेंसियो को, और डेम्बेले भी आ गए हैं टीम में। एक विंग तो वैसे ही एम्बापे का है, वो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। डेम्बेले भी रेगुलर स्टार्ट करेंगे। अब असेंसियो के साथ रेगुलर ये एक्सचेंज करेंगे, दोनों प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। तो मतलब एक ऐसी मुसीबत है जो हर मैनेजर चाहता है कि उनके लिए हो, क्योंकि दो अच्छे प्लेयर्स में से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा आपको रेगुलर स्टार्टर बनाना। कंपटीशन भी थोड़ा रहता है ना, दोनों को रहता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे खिलाया जाएगा, वरना बेंच पे बिठा दिया जाएगा।
जी हाँ, ये लेटेस्ट कुछ खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर किया अराउंड द वर्ल्ड अभी फुटबॉल की दुनिया में जो हो रही हैं। इसके अलावा कुछ मैचेस जो आपने हमारे साथ देखे, और उसके साथ साथ अगर आप भी अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान से आप हमें वीडियोस भेज भी रहे हैं जो कि हम अपने कमिंग शोज़ में शामिल करेंगे। आप भी भेज सकते हैं अपने स्किल्स की, पेरेंट्स अपने बच्चों की बना के भेजें जो भी उनके फुटबॉल खेलते हुए स्किल्स हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियोस भेजेंगे नाम और शहर के नाम के साथ। 0311777368 ये नंबर है हमारा, और हमारा मकसद यही है कि हम इन बच्चों को जो है वो एक बूस्ट भी मिले, मोटिवेशन भी मिले आफरीदी, और ये जो है और ज़्यादा मेहनत करें। और उसके साथ साथ जो बच्चा बहुत ज़बरदस्त अपनी स्किल्स की वीडियो हमें भेजेगा उनको हम अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे और उनकी पूरी कोशिश करेंगे नेशनल कैंप तक पहुंचने में। जैसे आफरीदी स्ट्रीट चाइल्ड के मैचेस में से एक लड़का जो है वो भी अंडर 16 कैप्टन उबैदुल्ला, कल हम शेयर कर रहे थे ये न्यूज़, वो सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी तरह हमारी भी ये कोशिश है। अगर आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देखना चाहते हैं तो fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ फिर यूट्यूब चैनल पे फास्ट स्पोर्ट्स पीके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उससे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो कीजिए। कल हम इंशाल्लाह ला लीगा और बुंडेसलीगा के ऊपर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।